Hello friends and welcome to Sleepy Classes in today's premix for Polity and Governance जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ important questions for Polity and Governance related MCQs जो कि बहुत crucial हो सकते हैं for UPSC Prelims 2020. Before we move on to the questions, just to let you know कि हमारी जो subscription service है which starts from as low as 2,499 per month वो शुरू हो जाएगी हमारे बैच 3 कोर्सेज के लिए इंक्लूडिंग our प्री प्लस मेंस कोर्स essay as well as optional sociology and political science. रजिस्ट्रेशन जो है इन कोर्सेज के लिए सितंबर 1st वीक में शुरू होगी और इसकी डिटेल्स जो है हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे आपको मिल जाएंगी. राइट, वी विल लेट यू नो मोर अबाउट द सब्सक्रिप्शन कोर्स, किस तरह से सर्विस चलेगी, सो ऑन सो फोर्थ इन अ लाइव सेशन वेरी सून. राइट, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ. अगेन समथिंग जो कि काफी चर्चा में है, काफी न्यूज में है, तो ये क्वेश्चन इज समथिंग दैट यू शुड गेट राइट. क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पीएम केयर्स फंड. फर्स्ट, ये फंड जो है क्रिएट किया गया है अंडर द रजिस्ट्रेशंस एक्ट ऑफ 1908. सेकंड, ये फंड नहीं ऑडिट किया जाएगा बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 nor 2. यहां पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2. ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट हैं. पीएम केयर्स का जो फंड है ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि रजिस्टर की गई है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908. राइट, 27 मार्च 2020 को ये रजिस्टर कराई गई थी. इंपॉर्टेंटली ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसीलिए इसके पास ना ही कोई बजटरी सपोर्ट मिलता है इसको गवर्नमेंट से, ना ही कोई और गवर्नमेंट का पैसा जो है इसके अंदर फनल किया जाता है. नाउ वेरी रिसेंटली एक पिटिशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में जहां पे उन्होंने बोला था कि आप पीएम केयर्स के जो फंड है, जितना पैसा वहां पे गया है, आप नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है उसके अंदर ट्रांसफर कर दीजिए. तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू डू द सेम और उन्होंने कहा कि ये दोनों ही इंटायरली डिफरेंट फंड्स हैं और इनका ऑब्जेक्ट बेसिकली जिस काम के लिए बनाए गए थे सभी जो है अलग है और कोई भी ऐसे डायरेक्शन टू ट्रांसफर फंड्स नहीं होगी. इंपॉर्टेंटली इन्होंने ये भी कहा कि जो एनडीआरएफ है उसकी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं कि एनडीआरएफ ऑडिट किया जाए बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. हाउएवर बिकॉज पीएम केयर्स फंड जो है एक पब्लिक चैरिटेबल फंड है तो ये ऑडिट नहीं किया जाता बाय द सीएजी. इनफैक्ट कोई प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विस जो है इसको ऑडिट करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज अबाउट जी रोहिणी कमीशन और क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से क्या मैंडेट था जी रोहिणी कमीशन का. अब हम हर पॉलिटी के प्रीमिक्स के अंदर वी ट्राई टू गेट इन आपके वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस के नाम ताकि इसी बहाने आपको वो याद हो जाए. राइट, तो जरूरी है आप हमारे पुराने प्रीमिक्स भी जो है उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स जो हैं इनको याद रखना बहुत जरूरी है. आपकी ऑप्शंस है कि ये बनाई गई थी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 ऑफ असम कॉर्ड. कमिटी है ये टू फॉर्मुलेट न्यू एजुकेशन पॉलिसी. सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज के लिए या फिर देखने के लिए इनटू द वायलेंस जो कि दिल्ली में हुई थी ड्यूरिंग द सीएए प्रोटेस्ट्स. राइट, और यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है सी, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज. अगेन जी रोहिणी कमीशन एक ऐसी कमीशन है जो कि बहुत चर्चा में रही है. जून 2020 में जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने जी रोहिणी कमीशन का जो अब टाइम पीरियड था उसको 6 महीने एक्सटेंड कर दिया था फॉर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट. ये जो कमीशन है बनाई गई है एग्जामिन करने के लिए सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस और हेडेड है बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ऑफ दिल्ली दैट इज चीफ जस्टिस जी रोहिणी. राइट, अब इनके पास जनवरी 31, 2021 तक का टाइम है जब तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है. राइट, ये कमीशन जो है इनिशियली अपॉइंट की गई थी अक्टूबर 2017 में विद अ डेडलाइन ऑफ 12 वीक्स. हाउएवर तभी से इसको जो है कंटिन्यूसली एक्सटेंशंस मिलती जा रही हैं. अब इट वाज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो कि तब एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती थी, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. तब एनसीबीसी ने जो है ये प्रपोज किया था कि वी रिक्वायर एक सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज ऑल्सो. राइट, ये जो है सजेशन 2015 में दिया गया था. 2017 के अंदर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने
अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए, जो कि आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको दी जाती है, उन्होंने अपॉइंट की एक कमीशन टू एग्जामिन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, जो कि चेयर की गई है बाय जस्टिस जी रोहिणी, इंश्योर करने के लिए कि सोशल जस्टिस जो है वो ढंग से अप्लाई किया जा रहा है और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं इवन अमंग दी ओबीसीज, उनको इस रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज अबाउट आर्टिकल 16। क्वेश्चन आपको पूछता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। आपकी पहली स्टेटमेंट कहती है आर्टिकल 16 प्रोवाइड करती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है बनाने के लिए कोई भी लॉ जो कि प्रिस्क्राइब कर सकता है विद रिगार्ड टू एनी क्लास या क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर गवर्नमेंट या फिर किसी लोकल या कोई और अथॉरिटी के तहत विद इन अ स्टेट या यूटी, जहां पे रेजिडेंस जो है एक रिक्वायरमेंट है फॉर सच एन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। ठीक है, आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, neither 1, no 2। आप स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स है जो कि लक्ष्मीकांत में है, तो दिस इज समथिंग जो कि आपको पता होना चाहिए। अगेन विद रिगार्ड टू मध्य प्रदेश, उन्होंने डोमिसाइल की जो रिक्वायरमेंट की बात की है विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट जॉब्स इन द स्टेट, राइट, उसके कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आपका सही आंसर है यहाँ पे ए 1 ओनली। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये इजी स्टेटमेंट थी पहली स्टेटमेंट कि आर्टिकल 16 के तहत जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली कोई भी एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट जो कि स्टेट के अंडर आती है, राइट। कोई भी सिटीजन जो है उनको ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस या इनमें से किसी भी के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा या इनएलिजिबल नहीं माना जाएगा फॉर एम्प्लॉयमेंट या ऑफिस अंडर द स्टेट। हाउएवर 16 क्लॉज 3 जो है ये कहता है कि कुछ भी जो है इस आर्टिकल के तहत वो प्रिवेंट नहीं करेगा पार्लियामेंट को, राइट। सो दैट इज वाई पार्लियामेंट हैज द पावर एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ, और ये लॉ जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है विद रिगार्ड टू अ क्लास या क्लासेस फॉर एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट जो कि गवर्नमेंट, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या स्टेट की अथॉरिटी या यूटी की अथॉरिटी के अंदर आती हो, विद रिगार्ड टू रेजिडेंस, के रेजिडेंस जो है एक रिक्वायरमेंट हो जाए अगर उनको ऐसी अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट अवेल करनी है इन द पर्टिकुलर स्टेट और यूटी। ठीक है, सो पार्लियामेंट एंड ना ही स्टेट गवर्नमेंट ना ही विधानसभा, इट इज एक्चुअली द पार्लियामेंट विच हैज द पावर टू मेक दिस लॉ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये काफी चर्चा में है, काफी न्यूज में है, इज अबाउट द स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहली स्टेटमेंट कहती है जो कमिटी है इसको पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1993 में, एंड इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है ये सिर्फ इज ऑन द सब्जेक्ट मैटर्स जो कि डील किए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सेकेंड, ये एक डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी है जिसके अंदर 21 मेंबर जो है लोकसभा से आते हैं एंड 10 मेंबर राज्यसभा से आते हैं, राइट। नाउ विद रिगार्ड टू द फेसबुक कंट्रोवर्सी एंड पूरा जो एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि फेसबुक का क्या रोल रहा था विद रिगार्ड टू इलेक्शंस इन 2019, उस कॉन्टेक्स्ट में इस स्टैंडिंग कमिटी ने लेटर भेजी है फेसबुक को कि आप किसी इंसान को किसी को अब हमारे सामने प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेटमेंट्स है अब आपकी जो ऑप्शंस हैं वो है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या neither 1 nor 2। इसका सही जवाब है 2 ओनली। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब स्टैंडिंग कमिटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इट इज वन ऑफ द 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज जो कि एग्जिस्ट करती हैं अंडर रूल 331C
of the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि is the standing committee on information technology mentioned in the rules of procedure of Lok Sabha? Yes, it is. ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था पहली बार अप्रैल 1993 में. Absolutely correct. However, not just the Ministry of Electronics and Information Technology, but कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स आते हैं इसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस दोनों ही इसके परव्यू के अंडर है. फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लास्टली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. इसके अलावा कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस कमिटी के अंदर जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट ने कहा था 31 मेंबर्स होते हैं इन ऑल, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 कम फ्रॉम राज्यसभा. ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर द्वारा एंड राज्यसभा के मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा द्वारा. जो चेयरपर्सन है कमिटी के वो अपॉइंट किए जाते हैं फ्रॉम द स्पीकर फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ लोकसभा. जो टर्म ऑफ ऑफिस है इन मेंबर्स का जो कि स्टैंडिंग कमिटी ऑन आईटी का पार्ट है, दैट डज नॉट एक्सीड 1 ईयर. ठीक है, तो 1 साल के लिए जो है उनका टर्म ये होता है. Next question, which is the last question, again is something which is very relevant, जो कि बहुत बार मेंशन किया गया है, that is with regard to doctrine of constitutional morality. Statement 1 कहती है कि ये डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि ये लिमिटेड होती है टू अप्लाइंग प्रोविजंस एंड जो लिटरल टेक्स्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किया गया है, जो कि लिखा गया है. आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 nor 2. यहां पे आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए एंड इसके आप आंसर मार्क करने की कोशिश कीजिए. द करेक्ट आंसर इज डी, नीदर 1 nor 2. दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं इनकरेक्ट है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. इन रीसेंट ईयर्स बहुत ज्यादा यूजेज में आई है. इनफैक्ट जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी प्रोपाउंड की गई थी ड्यूरिंग द केशवानंद भारती केस, तब भी ये जो फ्रेज था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये यूज किया गया था. अभी जो फ्रेज है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार सामने रखा गया था बाय अ ब्रिटिश थिंकर जिनका नाम है जॉर्ज ग्रोट. इन्होंने जो है इनकी 19th सेंचुरी की एक बुक है अ हिस्ट्री ऑफ ग्रीस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या था? पहला कि सारे सिटीजन जो है रिस्पेक्ट करेंगे एंड एडहियर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को. सेकेंडली, कोई भी डिसोबे नहीं करेगा उन अथॉरिटीज को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक्ट कर रहे हैं. थर्ड, जितने भी सिटीजन हैं उनके पास अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम होगी टू क्रिटिसाइज पब्लिक ऑफिशियल्स जो कि एक्ट कर रहे हैं इन डिस्चार्ज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज. इसके बाद पब्लिक ऑफिशियल्स जो है इनको एक्ट करना है विद इन द कन्फाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड लास्टली, जितने भी कंटेंडर्स है टू पॉलिटिकल पावर उन्होंने रिस्पेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड ये भी जानना है कि उनके राइवल्स भी जो है रिस्पेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को. ठीक है, तो ये जो है ये कंपोनेंट्स उन्होंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्ट होते हैं. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है सामने रखी गई बाय B.R. अम्बेडकर ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री डिबेट्स, जहां पे उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मोरालिटी इनकलकेट करना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को पता लगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इसकी इफेक्टिवनेस भी जो है वो इंश्योर की जा सके. हाउएवर कहीं पे भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो फ्रेज है, ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये मेंशन्ड नहीं है. राइट, इन recent times, especially 2018 onwards, 10 times ये रेफर किया गया है इन वेरियस जजमेंट्स. इससे पहले भी रेफरेंसेस आई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया केशवानंद भारती केस में भी जो है यूज किया गया था टर्म, बट उतना फ्रीक्वेंटली ये यूजेज में नहीं था. रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा एक बज़वर्ड बन गया है. एंड 2018 की जो लैंडमार्क जजमेंट थी इंक्लूडिंग द नवतेज जौहर केस, राइट, जिसके तहत जो है आपका सेक्शन 377 जो है उसको रीड डाउन किया गया, राइट, जिसके अंदर जो होमोसेक्सुअलिटी थी उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया. तो उसके बारे में कहते हुए फॉर्मर CJI जो थे हमारे दीपक मिश्रा, उन्होंने कहा था कि जो मैग्नीट्यूड एंड स्वीप है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, इट इज नॉट कन्फाइंड, मतलब ये लिमिटेड नहीं है टू द प्रोविजंस एंड लिटरल टेक्स्ट
which a constitution contains. Rather इसका जो scope है बहुत wide है, बहुत बड़ा है, right? ताकि एक pluralist and inclusive society जो है ये establish हो सके, right? So this was all for your premix टुडे, ठीक है। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये टर्म्स जो है ना ही सिर्फ प्रीलिम्स बट आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किया तो जुडिशरी के बारे में अगर आता है, फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आता है, रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बारे में आता है, किस तरह से जुडिशरी एक तरह से चेक बना के रखे ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड द यूजेज ऑफ पावर, वहां पे ये जो कॉन्सेप्ट है यूज किया जा सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जरूरी है जैसे कि ये प्रीमिक्स के थ्रू पता लगता है दैट यू कीप रीडिंग योर न्यूज़पेपर्स, यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, स्पेशली अगर आपने यूपीएससी में प्रीलिम्स देना है। एंड अगर आपको लगता है आपके करंट अफेयर्स अभी भी अपडेटेड नहीं है, यू कैन ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स, राइट, जिसके अंदर आप बहुत क्विकली आपको अपडेट्स मिलेंगी टिल अगस्त तक जितने जो करंट अफेयर्स हुए हैं उन सब के बारे में अपडेट्स जो हैं आपको वहां पे मिलेंगी, राइट। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय गोइंग टू आवर साइट sleepyclasses.com।